धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जी हमारी एक छोटी सी गुजारिश है जी थारे से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और इसके अलावा फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। क्या करें, सारे काम यहाँ खुद ही करने पड़े। खबर भी खुद ही निकाल लो, खुद ही तैयार करो, खुद ही बोल लो, बाद में फिर एडिटर के साथ बैठ के काट छांट भी खुद ही करवाओ, लिखा पढ़ा भी खुद ही देखो, कहीं कुछ गलत तो ना छप गया, गलत तो ना चला गया। खैर कहानी छोड़ देते हैं, शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। काफी महत्वपूर्ण खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से खबर आपके सामने रख रहा हूं। मामला है हाथरस वाला। याद है ना कि भूल गए, जहां पे 19 साल की दलित बेटी को उसी के खेत में जब वो घास लेने गई थी रेप किया गया, गैंगरेप का शिकार बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया गया। सिसक सिसक कर उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण को हाथरस प्रकरण के नाम से जानते हैं। जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने भी माना कि हाँ ऐसा हुआ है, चार्जशीट दाखिल की जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो बेशरम, बेगैरत, बेहया हो चुके भोंकू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार कुछ कर रहे हैं, डूब मरेंगे इसी जाके पानी में। ना वो नेता जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है, लड़की वालों ने खुद ही मार दी है। ऑनर किलिंग का मामला है, इसका तो लड़के से कुछ चक्कर चल रहा था। बाद में लड़के वाले भी बोलने लगे अबे हम ठाकुर हैं, वो ऐसी समाज की लड़की है, क्या तो उससे चक्कर चलाने के लिए लेटर जारी कर रहा है जेल से बैठ के, हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो तमाम तरीके की वो चीज़ें थी, उन पर कहानी मैं जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा मामला, छोड़ देते हैं। ये बताते हैं आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आखिर कहा क्या है। 5 मार्च का दिन था जी। गवाह और वकील को धमकाया गया और हंगामा किया गया। ये पूरा मामला अदालत के सामने पहुंचा तो अदालत ने अब जो हाथरस के ज़िला जज हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, और जो सीआरपीएफ के लोग जो सिक्योरिटी में लगाए गए थे इस परिवार की, उनको जिम्मेदारी दी है कि 15 दिन के भीतर कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करें कि आखिर कैसे उनके रहते हुए, उनकी मौजूदगी के रहते हुए, कैसे सुरक्षा बलों के रहते हुए इस पीड़ित परिवार के, उसके गवाहों को, उसके वकील को धमकाया जा रहा है या धमकाया गया है, और क्या अब उस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस पीड़ित परिवार को नहीं दी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में जब 15 दिन बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी तो कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। वैसे कोर्ट का ऑर्डर आज तक वो भी बाकी है जो 2 अक्टूबर से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके शुरू किया था कि हम देखेंगे कि आखिर रात में वो भी खेतों के अंदर इस तरीके से इस बेटी की चिता क्यों जला दी गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड आप जानते हैं ना, अरुण जेटली लेकर आए थे, हम काला धन खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाए हैं। अब कोई भी शख्स किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दे सकता है। देने का तरीका यह है कि बैंक में जाए, पैसा जमा करे, वहाँ से बॉन्ड लाए और ला के बॉन्ड दे दे राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी उसको कैश करा ले। लेकिन इस बीच ना तो लेने वाले का नाम बताया जाएगा ना देने वाले का नाम बताया जाएगा। ये बड़ी कमाल की चीज़ निकाली थी, इसे कहा जाता है चुनावी बॉन्ड। तो इसमें कहा जाता है कि जब यही नहीं बताया जा रहा कि कौन दे रहा है, ना यही नहीं बताया जा रहा किसने खरीदा है, कहाँ से उसके पास पैसा आया है और किसको ज़्यादातर ये दिया जा रहा है, ये तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर सवाल उठाया गया कि इससे तो काला धन वाइट किया जा रहा है। एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले को पैसा देना जी भारतीय जनता पार्टी को, अपने सारे कर्मचारियों को 20-20 हज़ार रुपये थमा दिए उसने, जाबा खरीद लाया इक्का अपने नाम से और जाके खरीद लाया, उनने ले जाके जमा कर दी, लो माई बाप हमने कर दिया आपका काम, बॉन्ड खरीद लाए। इकट्ठे तो कहाँ से देते, अब वो बॉन्ड के जरिए आ गए तो यहाँ इसको कालाधन बताया गया है। तो इस मामले को पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग डाल रखा है। जब जब इस चुनाव होते हैं तब तक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की जो एनजीओ है वो कोर्ट पहुँच जाती है, एक नई अर्जी लगा देती है और वो कहती है कि साहब उस वाले मामले को सुन लो जो पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसी तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, फिर इन्हें अर्जी लगा दी। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है भैया, इतना हो हल्ला कर रहे हो, सुन लेते हैं, 2 साल से कह रहे हो पेंडिंग पड़ा हुआ, तो 24 मार्च की तारीख लगा दीजिए। इस पूरे मामले को लेकर आपको याद होगा हमने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जो प्रोफेसर हैं मिस्टर छोकर, उनसे भी एक इंटरव्यू किया था, वो भी आपके सामने काफ़ी समय पहले रखा था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि प्रशांत भूषण इस कोर्स को देख रहे हैं, पहले भी वही देख रहे थे और कोर्ट ने अब जो है कह दिया है कि भैया ठीक है 2 साल से पेंडिंग पड़ा, लेकिन इब्जा सुन लेते हैं। वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए सीजेआई एसए बोबड़े अगले महीने 23 अप्रैल को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अदालत से पूछ लिया है केंद्र सरकार ने कि जी किसको चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हो, अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाह रहे हो, हमारे पास रिपोर्ट भेज दो। तो खबर है कि जस्टिस एनवी रमन्ना जो सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन क्या उन्हीं के नाम पे लगेगी या जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अगला CJI बनाया जाएगा, अभी कुछ पता ना है जी।
जब पता लगेगा तो आपको जरूर बताऊंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा में 5 लोगों की मौत के मामले पर एनएचआरसी ने यूपी सरकार से और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से जवाब तलब कर लिया है और कहा है कि आखिर कैसे सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा खुदा रहने दिया, जिसमें पहले 12 साल का एक बच्चा गिर गया, वो चीखने लगा, उसको बचाने के लिए 16 साल का और 17 साल का जो उसका भाई था वो कूद गए, फिर उनको बचाने के लिए उनका 32 साल का चाचा भी कूद गया और एक पड़ोसी भी कूद गया और 5 की मौत हो गई। 5 में से एक ही परिवार के 4 लोग हैं। तो कभी कभी तो जिंदा हो जाता है ना। राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कभी कभी दिखा देते हैं। एक ज़माना था हम लोग बड़ी चर्चा किया करते थे पत्रकारिता में बैठ के कि भाई साहब महिला आयोग ने कर दिया, भाई साहब बाल आयोग ने कर दिया, भाई साहब मानवाधिकार आयोग ने कर दिया, भाई साहब अल्पसंख्यक आयोग ने कर दिया। लेकिन आज तो लगता है कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ बिठा दिया जाता है, बजट है, चेयर मिली हुई है, चाय पिलाने के लिए आदमी मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, मज़े करो, टाइम पूरा करो और चले जाओ। 16 मार्च को ये घटना हुई थी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। तो आयोग को भी हम कोर्ट की श्रेणी में ही रखते हैं क्योंकि इनके पास भी एक तरीके से जुडिशियल पावर होती है। ये अलग से ख़ास तौर के न्यायालय बनाए गए थे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन अब कुछ होता ना जी इनसे भी। दिखा है क्या कहीं आपको? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूँ, महिलाएं ज़रा थोड़ा खास कर सुने। सास की हत्या करने वाली बहू को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। टैन 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 ऐसे करके इस खबर को सुनाना चाहिए भोपू मीडिया वाले स्टाइल में। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। एक बहू को सुनाई गई है सास की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा। जो गुटखा होता है ना लकड़ी का, उससे मारकर बहू ने कर दी थी सास की हत्या। उत्तर प्रदेश के शामली में दिया गया था वारदात को अंजाम। तैमूर शाह के रहने वाले उसके पति सलमान ने थाने में दर्ज कराई थी FIR। इस महिला का नाम है शमा परवीन। अब बताइए कैसी शमा है और कैसी परवीन है, इसने तो उस घर में रोशनी कर दी। और इसने अपनी सास को लकड़ी के गुटके, जिसका नाम साबरा था, अब बताओ उसका तो नाम पहले ही साबरा था, मतलब बेचारी पहले ही सब्र करने वाली थी, उसी को मार डाला। ये घटना बताई जा रही है 23 नवंबर 2016 की। अब इसमें ज़िला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और इस महिला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो महिलाएं ज़रा होशियार, सास को ज़्यादा ना मारें पीटें, कम में काम चला ले, लकड़ी के गुटके से तो बिल्कुल ना मारे, जान से मर जाएगी और एक नज़ीर बन चुकी है, अब छूटेगी नहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इशरत जहां, आपको याद है इशरत जहां के मामले में 3 पुलिस वालों के खिलाफ CBI मुकदमा चलाना चाहती है। वैसे तो हम जानते ही हैं CBI किस तरीके के मुकदमे आजकल चला रही है और उन मुकदमों में होता क्या है, लेकिन कुछ तो रखना पड़ता है ना जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, हाँ जी CBI जो है कुछ कर रही है। तो अब इस मामले में उसने गुजरात सरकार से अनुमति मांगी कि जी हम ना एक IPS समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ इशरत जहां एनकाउंटर में जो है मुकदमा चलाना चाहते हैं, उसकी इजाज़त दी जाए। तो अदालत गुजरात सरकार ने कहा भाई हम तो न देती इजाज़त। तो गुजरात सरकार ने इशरत जहां एनकाउंटर में एक IPS समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। मैं नाम बताने की कोशिश करता हूं। IPS का नाम बताया जा रहा है GL सिंघल और इसके अलावा दूसरा जो नाम है वो है तरुण बरोट का और तीसरा जो नाम है वो है अंजू चौधरी का। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है। बताया जा रहा है कि CRPC की एक धारा होती है 197, हिंदी में बात करें तो 197, उसके तहत ये इजाज़त मिलने के बाद ही अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन सरकार कह रही है हम तो न चलवाने देते। भाई तू क्या करेगा CBI वाले, जा अपनी दुकान बंद कर कहीं और बैठ जा, कुछ और काम कर ले, इन्हीं पे मुकदमा चला होगा सारा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वैसे आप समझ गए होंगे मैं उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहा हूं। 7 जनवरी तक पूरे चुनाव कंप्लीट हो जाने थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी सरकार को जी अपना 4 साल का जश्न मनाना था। तो अगर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती उस दौरान तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती, तो सरकार कैसे जश्न मनाती? भोंपू मीडिया वाले कैसे बताते नए नए सर्वे, नए नए ओपिनियन पोल करके कि सरकार के हक में माहौल बन रहा है या उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, और उनका फ़ायदा जो है 5 राज्यों के चुनाव में उठाया जाता। दिक्कत होती ना जी। तो मामले को उलझा के ना बहुत पीछे कर दिया। इबलो यहाँ चुनाव नहीं कराए जा रहे, और ये वो सरकार है जिसे घमंड है जी हम तो हर जगह जीतते हैं जी। जीतते हैं तो करा दो ना भाई उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के मुताबिक आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन लागू करने के लिए 2015 को ईयर बेस माना जाएगा। भैया जो आरक्षण लागू करना है ना, वो सरकार जो कह रही थी 1995 के हिसाब से लागू करेगी, नहीं 2015 को माना जाए। ईयर बेस जो है उसके हिसाब से
जो है आरक्षण सीटों पर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो पिटिशनर इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे थे लखनऊ हाई कोर्ट, वो ही अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मेरा पक्ष सही से नहीं सुना और मेरा पक्ष सुने बगैर ही इसमें फैसला दे दिया। ये मामला ठीक नहीं है, इसको यहाँ सुना जाइए तत्काल। बता दें आपको 22 तारीख को आरक्षण की सूची जो है प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद 24 और 25 को जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको संशोधन करने के लिए आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियां लेने के बाद 27 मार्च तक हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची को क्लियर तौर पर प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो भी तमाम संशोधन के बाद होगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंच गई है। देखना दिलचस्प होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, और सुनेगा तो क्या फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने ये टल ही जाएंगे, क्योंकि इन चुनाव को उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल बताया जा रहा है विधानसभा का। और जो किसानों का गुस्सा है, जो गाँव में गुस्सा है, उससे सरकार को लग रहा है कि ज़मीनी रिपोर्ट अगर यह आ गई, ये चुनाव सोचिए अगर हो जाते उत्तर प्रदेश में और बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव से पहले हो जाते और नतीजा आ जाते, तो क्या मुंह रह जाता कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं वहाँ पे ये हाल हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धार्मिक स्थल कानून को चुनौती देने वाली पिटीशन को दी गई चुनौती। जी हाँ, चुनौती खेल रहे हैं लोग। कैसे कैसे चुनौती खेल रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ताज़ा चुनौती दी गई उस चुनौती की बात कर लेते हैं। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे एक टीले वाली मस्जिद है। वहाँ के सह मुतवल्ली हैं जिनका हमारे पास नाम भी है, उन्होंने पिटीशन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। उनका नाम है वसीम हसन। उन्होंने पिटीशन दाखिल किया। उन्होंने पिटीशन दाखिल करके कहा कि साहब जो बीजेपी के नेता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय, वो आए दिन ऐसी वैसी पिटीशंस को उठा के कोर्ट के सामने लाते रहते हैं, जो सैकड़ों साल पुराने विवाद हैं उनको जन्म देते रहते हैं और समाज के भाईचारे का जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने 1991 में पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए कानून को चुनौती दी है। तो अब कौन से कानून को चुनौती दी है, उस चुनौती का जिक्र कर लेते हैं। 1991 में बताया जा रहा है सरकार ने कानून बनाया जिसको कहते हैं धार्मिक स्थल कानून 1991। इसके मुताबिक 15 मार्च 1947 तक जो धर्म स्थल, चाहे मस्जिद है जी, मंदिर है जी, गुरुद्वारा है जी, चर्च है जी, जो भी है, जो जिस हालत में है वो उस हालत में ही रहेगा, उसका बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता ये मस्जिद है तो इस पर हम दावा करेंगे और दावा करके बताएंगे कि ये तो मंदिर है, या कोई कहे कि ये मंदिर है, ये तो हमारा मस्जिद था, दावा करेंगे, या कोई कहे चर्च है, या कोई कहे गुरुद्वारा। ये नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक जगह छोड़ी गई थी, वो थी बाबरी मस्जिद अयोध्या वाली। लेकिन आजकल आपने देखा जब से 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया बाबरी मस्जिद पर, राम जन्मभूमि पर, उसके बाद से काशी का मामला ज्ञानवापी मस्जिद का उठाया जा रहा है। उसके बाद से मथुरा में राम जन्मभूमि का मामला जो शाहीदगाह से जुड़ा हुआ है वो उठाया जा रहा है। और उसका राह में जो रोड़ा बन रहा है वो ये कानून बन रहा है जो केंद्र सरकार द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ है। अगर इस कानून को हटा दिया जाए तो सोचिए किस तरीके से जगह जगह विवाद खड़े किए जाएंगे और हर जगह पे यही चीज़ लाई जाएगी। ये कानून बड़ा रोड़ा बन रहा है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन अब ये पहुंच गए, इन्होंने कहा हमें भी पक्षकार बनाओ और इनकी पिटीशन को खारिज करो। तो देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। अभी जानकारी है नहीं, जितनी थी उतनी आपको बता दी। आगे चलते हैं। अब एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि जो आपको बता और दिखा सकती है कि जिन्हें इंसाफ पाना होता है वो इंसाफ के लिए लड़ना जानते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं। ये तो अच्छी बात है कि कहीं भी बैठ के बोल दें आसानी से, अरे कोई कानून नहीं है, अरे कुछ नहीं होता है, और बैठिए और खाइए और बिरयानी खा के सो जाइए, इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। लेकिन जो लोग लड़ना जानते हैं वो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसको जो है जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही हर्जाने के तौर पे जो मुकदमा चलाया गया है आज तक उसके तौर पे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई हल्का मामला नहीं है। कितनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, उनके पास तो वकीलों की फौज है। इंडिविजुअली एक महिला उनसे लड़ रही थी, नाम है उर्मिला मिश्रा। क्या है उर्मिला मिश्रा की कहानी वो जान लीजिए। त्रिपुरा से दिल्ली की ओर आते हुए उर्मिला मिश्रा के पति एनपी मिश्रा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको जो है उतार दिया गया कोलकाता में। लेकिन 2 घंटे बाद भी वहां पे एम्बुलेंस नहीं आई, उनको अस्पताल ले जाया गया। सुबह उनकी मौत हो गई। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इनकी पत्नी उर्मिला मिश्रा ने जो है उपभोक्ता फोरम में एक मामला डाला। मामला चला और मामला चलने के बाद उसमें आदेश सुनाया गया कि 10 लाख रुपए का मुआवजा दे
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुआवजा देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अथॉरिटी को झटका दिया और कहा कि 10 लाख रुपए का मुआवजा तो दो ही दो, साथ ही इन महिला ने जो मुकदमा लड़ने के दौरान खर्च किया है उसका भी 50,000 रुपये का हर्जाना दो। तो ये है जो लोग अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग नज़ीर ज़रूर बन जाते हैं उन लोगों के मुकाबले जो हर गली चौराहे पे बैठ के कहते हैं ना जी कुछ ना हो रहा, हमारा क्या उठ रहा, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल अदालतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। साहब इस पे भी एक अलग से किताब लिखी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाकायदा एक एपिसोड भोंपू मीडिया को भी कोर्ट पर शुरू करना चाहिए, लेकिन उनके पास कहाँ फुर्सत है। यहाँ तो दिल्ली में इतना बवाल हो रहा है, सरेआम दो लोगों को 36 बार चाकू घोप के मार रहे हैं, भोंपू मीडिया उसको नहीं दिखा रहा। तो सोचिए कहीं दूर दराज जो लोग मर रहे हैं उनके बारे की कौन परवाह करेगा। किसान बॉर्डर पर रोज़ मर रहा है, कहाँ भोंपू मीडिया वाले दिखा रहे, तो वो आपकी कहानी क्यों दिखाएगा। जाने दीजिए, आपने उसे बनाया भोंपू मीडिया है। एक चीज़ होती है बकाया। मान लीजिए कहानी से सुनाते हैं आपको, उससे समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। आपके ऊपर बैंक का कोई बकाया है, लेन देन है, या किसी और आदमी का कोई बकाया है, लेन देन है। वो आदमी आपके खिलाफ कोर्ट में जाके मुकदमा डाल देता है, जी हमारा इस पर इतना बकाया है। वो मुकदमा आपका सिविल सूट हो गया। इसके अलावा आपके खिलाफ वो एक मुकदमा और दर्ज करा देता है कि जी इसने मुझे मारा पिटा, यानी कि ये हो गया आपराधिक मुकदमा। आपराधिक मुकदमे में आपकी हो जाती है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद आप जाते हो अदालत में, आपका वकील जाता है जी हमारे क्लाइंट को जी जमानत दे दो। तो वहाँ जो जज बैठे वो कह रहे हैं कि भैया हम इसको जमानत देंगे जब ये बकाया जमा कर देगा। अब यहाँ जो वकील है उसका जो बंद है अंदर जेल में, वो कहे कि साहब आप कैसे डिसाइड कर दो कि जी बकाए का मामला आपके सामने मेरे आपराधिक मामला है, मैंने मारपीट किया, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है उस मामले में आप देखो जमानत दोगे कि नहीं दोगे, आपका क्या मतलब है उससे। लेकिन रांची हाईकोर्ट जो है उसे कह देता है कि 53 लाख रुपये 65,000 रुपये यहाँ जमा कर, उसके बाद तुझे जमानत देंगे। वो आदमी पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट जी, और सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मामले को सुनता है तो फटकार लगाता है और कहता है कि अदालतों को ये बकाए वाली जो सोच पैदा हो गई है कि हम तुझे ज़मानत तब देंगे तेरे पे जो बकाया है वो यहाँ रख दे। अरे इसका मुकदमा अलग चल रहा है ना, वो उसमें डिसाइड होगा इसे देना है कि नहीं देना है। आपके सामने मामला है आपराधिक, क्रिमिनल केस आपके सामने है, तो क्रिमिनल केस को लेकर बात करो ना भाई। एक आदमी ने मर्डर किया, उसका मामला अलग, उस पर लाखों रुपए किसी का बकाया है, वो मामला अलग। अब मर्डर के मामले में कोई जज कहने लग जाए लाखों रुपए तेरे ऊपर बकाया, वो यहाँ जमा कर दे। क्यों जमा कर दे भाई, उसका मुकदमा तो अलग चल रहा, ये क्या मतलब हुआ। तो ये मामला था, और इस मामले में अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो निचली अदालतें हैं चाहे वो हाई कोर्ट हैं, वो इस तरीके के फैसले देने से गुरेज करें, परहेज़ करें, इन सब चीज़ों में ना घुसें। तो ये एक मामला जो है वो निकल के आया, मुझे लगा ये अच्छी खबर है, इससे आपको रूबरू कराया जाना चाहिए। ये शख्स हैं जिनका नाम है मनोज कुमार सूद, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। बने रहिएगा जी धाकड़ खबर के साथ जी। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।